आज हम करेंगे रेंचेस चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल। पहले तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी में ये तीसरा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 3। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो बिल्कुल सेम इससे मैच करता है। आप एग्जाम्पल 3 पहले करेंगे और उसके बाद जैसे ये एग्जाम्पल 3 है, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इसी की बिल्कुल रिदम पर है, सेम उस पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। आप सबको मेरी आवाज सुन रही होगी। तो देखो, रेंचेस हैं, सबकी पिच है पी, एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन एबीसीडी। ये एबीसीडी एक टेट्राहेड्रन है, उसकी एजेस पर एक्ट कर रही है। पहले तो टेट्राहेड्रन समझो क्या है। जैसे हम प्रिज्म बनाते हैं, मान लेते हैं मैंने ये बना दी, ठीक है। उसके बाद एक ये 3D में बन रही है। अब ये वाली जो साइड है, नेक्स्ट साइड जो मैं बना रही हूँ, ये 3D में बना रही हूँ, मतलब ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर मैं बेस कहूँ तो ये आधार है प्रिज्म का, और ये मेज पर लगेगा। अगर मेज पर खड़ा करना है प्रिज्म को तो यहाँ से खड़ा होगा, ये बेस है, ठीक है। और अगर मैं इसमें ट्राइंगल्स कहूँ तो पहली ट्राइंगल ये है, दूसरी ये है, और तीसरी पीछे की तरफ है जो दिख नहीं रही है, जो मतलब स्क्रीन को टच कर रही है या इस डॉक्यूमेंट को टच कर रही है, ब्लैंक पेज को। 3 ट्राइंगल्स और ये बेस, तो एक तरह से 4 ट्राइंगल्स हैं टेट्राहेड्रन में। तो पहले तो आपको टेट्राहेड्रन ही क्लियर होना चाहिए। ये बेस आप सोच सकते हो प्रिज्म होता है जो आपका, अगर आप उसे टेबल पे रख दो तो ये बेस तो टेबल को टच करेगा, टेबल के ऊपर ये इसके सारे ही खड़ा होता है प्रिज्म। बाकी ये ऊपर खड़ी हैं, ये साइड, ये ट्राइंगल दो तो दिख रही हैं, और तीसरी इसके पीछे है। मतलब 3D में इमेजिन कर सकते हो कि बैकवर्ड्स है। हमें क्या दिया हुआ है, इसकी जितनी एजेस है, एजेस ये सब होती हैं। एजेस को एक बार मैं आपको वैसे समझा रही हूँ, एजेस क्या है। जैसे ये एक एज है, फिर ये एक एज है, ये भी एज है, ये जितनी इसकी साइडें हैं, मैंने तो कितनी, 1 2 3 4 5, 3 ऊपर और 3 ये 6 ही ड्रॉ किए ना। तो ये इन पे वो फोर्सेस दे रहा है, वो कहता है कि इन पर रेंचेस हैं, इन पर रेंचेस हैं, और सब रेंचेस की पिच पी है। जितनी रेंचेस हैं उनकी पिच है पी। कहाँ कहाँ है ए बी। अब उसने पेयर बनाई है, पहला पेयर है ए बी डी सी, ए बी ये और डी सी, ये डी सी, मतलब ए बी और डी सी। अगला पेयर है बी सी और डी ए, ये बी सी है और ये डी ए है। और उससे अगला है डी बी और सी ए, डी बी और सी ए। आप ध्यान दोगे तो एक साइड तो ले रहा है वो ट्राइंगल की, जैसे मान लेते हैं रेड वाला पहले ड्रॉ करते हैं, एक तो उसने ली है और एक ली है, ठीक है। अगले येलो वाले में जो दूसरा पेयर था, उसमें एक तो ये है और दूसरी है ये, और जो ब्लू है उसमें एक तो ये साइड है और एक ही है। तो एक तो बड़ी ट्राइंगल की ले रहा है और एक इंटरनल ले रहा है अंदर से। तो ये पेयर्स बनाए हैं। Intensities of the wrenches along this are the same and also those along this. अब एक तरह से उसने 3 रेंच कही कि पहली रेंच है ए बी और जो जो पेयर बना रखे हैं, तो एक तरह से 3 रेंच हैं। अगर मैं पहली रेंच को R1K1 कहूंगी तो दूसरी है R2K2, तीसरी बनेगी R3K3, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 रेंचेस उसने कही हैं तो उनका रिजल्टेंट जब निकलेगा, तो तीनों का रिजल्टेंट जब निकलेगा आखिरी में, तो वो क्या होगा, R1 स्क्वायर
प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ऐसे ही K में K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर। ये तो आखिरी में है, एंड ऑफ द क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। क्वेश्चन का एंड ये है, देख लो आप। वो कहता है ये तीनों रेंचेस हैं, इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं R डैश K डैश, तो ये R डैश और K डैश। ठीक है, तो ये तो आपका एंड है, एंड ऑफ द आंसर है। फिर अब करना क्या है हमने ये तीनों रेंचेस जो दी हुई हैं, तीनों पेयर्स दिए हैं उसने, पिच हर एक का स्मॉल पी है, हमने एक निकाल लेंगे, अब बाकी को सिमिलरली लिख देंगे, तो हमें एक तरह से एक रेंच निकालनी है। अब हम इसमें इस पेयर को लेकर काम करेंगे, ब्लू वाले को, बी सी डी ए को। ये है ना जो बी सी और डी ए, तो इस पेयर को लेकर काम करेंगे ब्लू वाले को, और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उस सब के लिए सेम कह देंगे कि सिमिलरली फॉर द अदर्स। तो चलिए करते हैं। टेट्राहेड्रन की हर साइड ए मान ली, पिच पी है, बी सी डी ए को ले लिया एक पेयर को। अब इस पेयर में अब देखो, ये पेयर है। सबसे पहले उसने कहा कि ए, उसने कहा इसका मिड पॉइंट ई ले लो बी सी का, और उसका मिड पॉइंट एफ ले लो इसका डी ए का। ये ए डी है, इसका मिड पॉइंट ले लो एफ। तो ई और एफ मिड पॉइंट्स ले लिए, ई एंड एफ मिड पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ई एफ, ये इसने ई एफ ड्रॉ करके दिखाया, देखो ये आपको दिख रहा है, ये ई और ये एफ, और इनको जोड़ दिया तो ई है। अब ए ई कितना होगा, ये थोड़ी देर के लिए आप ये ट्राइंगल ले लो, ए बी ई को देखोगे, अगर ए बी ई, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं तो ए बी के साथ साइन 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, तो 60 डिग्री एंगल के हिसाब से ए ई होगा ए बी साइन 60, तो ए इंटू √3/2 हो गया यहाँ तक। अब आगे, अब ट्राइंगल ले ली ए एफ ई। अब आप कहोगे मैडम ए एफ ई कैसे हो सकती है, तो सीधी लाइन लग रही है, ये सीधी लाइन, लेकिन है नहीं, ये ए एफ और ई, इनके बीच में ये एंगल है, अगर इसको मिलाओगे ना तो ये ऐसे ट्राइंगल बनेगी। तो अगर ए एफ ई लें तो ये राइट एंगल्ड है, और ए एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। आपका ए एफ मिड पॉइंट था, और टेट्राहेड्रन की हर साइड है ए, तो मिड पॉइंट का मतलब a/2 होगी साइड, तो a/2 का स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई एफ आपके पास निकल आया a/√2। हमने क्या निकाल दिया, ई और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फायदा क्या है, हम कहेंगे भी हमारे पास जो कहा गया है, एक टेट्राहेड्रन है, पिच स्मॉल पी है, पहला फोर्स कैपिटल पी है, तो जैसे ये होती है ना आर कॉमा के, R1, तो अगर R1 पी है तो K1 ये हो गया। तो वो कहता है कि जब आपके पास ये आपके रेंच है, दो रेंचेस हैं, मतलब आपको कहा गया है भी ये टेट्राहेड्रन है, मान लो हमने ये साइडें ले ली, पहली रेंच इधर है, नहीं हम ले रहे हैं, सॉरी, हम ले रहे हैं ये वाली साइड, एक तो हम ये ले रहे हैं और एक ले रहे हैं ये। तो अब एक रेंच तो इधर है पी कॉमा पी पी, और दूसरी है इधर पी कॉमा पी पी, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इनका रिजल्टेंट हमारे हिसाब से क्या होएगा, p² + 2p² cos 90 डिग्री है, आपस में इनमें हर एक में राइट एंगल है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं भी ठीक है, ये हमारे पास क्या बता रही थी मैं, हाँ R1 स्क्वायर क्या आएगा, अगर मेरी ये दोनों रेंचेस हैं तो R1 स्क्वायर हो गया p² + p² + 2pp cos 90, cos 90 0 होता है,
तो एक तरह से r1 स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर, तो r1 हो गया अंडर रूट 2। इसके बाद दूसरा है k1r1। k1r1 का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से k1r पहली रेंज का ये मल्टीप्लाई दूसरी का, और बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से होता था स्मॉल डी। अब ये स्मॉल डी है और फिर पी स्क्वायर साइन पाई बाय 2। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हमने, ये पीछे से फॉर्मूला यूज किया आर्टिकल से ही। तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास k1 इतना आ गया, r1 की वैल्यू रख दी अंडर रूट 2p, k1 आ गया। सिमिलरली हमने लिख दिया कि दूसरी रेंज की r2 k2, तीसरी रेंज r3 k3, और तीनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा r डैश इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर k डैश आ जाएगा। तो और फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। पिच का फॉर्मूला क्या होता था, k डैश बटा r डैश। अब आप क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 डिट्टो यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। फोर्सेज एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन PP। इसमें तीन अच्छा PP अलोंग BCD है, Q अलोंग CADB, R अलोंग दिस। सेम क्वेश्चन है, पिच निकालनी है इक्विवेलेंट रेंज की। पिच बतानी है कि इतनी आएगी 1/√2 ऑफ द एज ऑफ टेट्राहेड्रन। एज होती है ए, मतलब इतनी निकालनी है कि पिच ये आनी चाहिए। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, बाद में कॉल करो आप मुझे। तो यहाँ हम इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि इससे मैच करता है। देखो, आपने वही का वही करना है। आपका R1 सेम आ जाएगा अंडर रूट 2p, ठीक है, और वही आएगा R1 K1 जो आपने निकाला है। वहां वहां आपने निकाला है कि a/√2 और p स्क्वायर। देखो ये था, बस यहाँ पर फर्क हुआ था R1 K1 में ना। क्या फर्क था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो यहाँ पेयर्स जो हैं, आपके पास यही आएगा फॉर्मूला P। यहाँ पिच दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज इज दिस। अच्छा, तो हम R1 K1 में ये कह रहे हैं P स्क्वायर। अच्छा, यहाँ फोर्सेस दिए हैं, ठीक है। फर्क देख लो न्यूमेरिकल में फर्क क्या है, पहले फर्क समझो। जो आपका एग्जाम्पल है, यहाँ है रेंचेस। इस न्यूमेरिकल में 6 रेंचेस हैं, AB AC BC DC DB AD, 6 रेंचेस हैं एक तरह से। लेकिन जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया वहां फोर्सेस है, यहाँ फोर्सेस, बस ये फर्क है, बाकी सेम है न्यूमेरिकल। तो इसमें जो रिजल्ट लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, वो आर्टिकल 1 वाला लगेगा। आर्टिकल 1 में फोर्सेस थे कि आपके पास फोर्सेस दिए हुए हैं, ये रहा आर्टिकल 1। ये फोर्सेस है कि दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट निकाला था, और उसका टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्सेस का रिजल्ट लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए आप जब यहाँ पर ये निकालोगे के आर, तो आप क्या कहोगे, के इंटू आर जो आपने निकालना है। ये तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है, एक मिनट सॉरी, रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंचेस, ये हो गया, ये रहा रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो ये फॉर्मूला है आर के,
ये लगेगा यहाँ फॉर्मूला आर के इजिकल टू ए आर वन आर टू साइन थीटा। तो आपका जो है यहाँ ये लगेगा आर के इजिकल टू ए आर वन आर टू साइन थीटा। तो ए आपका है साइड, आर वन आर टू है पी और साइन थीटा है 90 दोनों के बीच में, इसलिए आप कहोगे ए पी स्क्वायर साइन 91 हो गया। ठीक है, तो आर फिर आप कहोगे कि k1 चाहिए तो नीचे r1 से डिवाइड कर दो। r1 से डिवाइड करने का मतलब है नीचे अंडर रूट टू, r1 कितना आया है अंडर रूट टू पी, तो एक पी कट गया, तो आपके पास क्या बचा a बटा अंडर रूट टू पी। तो आपका r1 कितना आया है अंडर रूट टू पी और k1 आया है a बटा अंडर रूट टू पी। ऐसे ही आप कहोगे r2 भी सेम आएगा, k2 भी सेम आएगा, ऐसे ही r3। अब इसमें तीन फोर्सेस हैं ना क्यू और आर, तो ये r2 आ जाएगा रूट टू क्यू, ये आ जाएगा a बाय रूट टू क्यू, ऐसे ये आ जाएगा रूट टू आर और ये आएगा k3 a बाय रूट टू आर। और फिर जब आप r डैश निकालोगे r डैश स्क्वायर, तो आप कहोगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, जोड़ोगे, ठीक है, टू कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे ही वो निकालोगे के डैश, के डैश स्क्वायर में क्या फर्क पड़ेगा, ए बटा अंडर रूट दो है तो ए स्क्वायर बटा दो और अंदर वही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इन दोनों का पिच, उसके बाद उसने क्या निकाला, पिच निकालने को कहा है। पिच क्या होती थी, इनको डिवाइड कर देते थे, पिच होती थी के डैश बटा आर डैश। तो जब इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ऊपर ए है और नीचे अंडर रूट टू है, वो भी नीचे आ जाएगा तो ए बाई टू आ गया और बाकी ये कट गया। तो पिच उसने कितनी कही थी, वन बाई टू रूट टू, तो वन बाई टू रूट टू कैसे आएगी, इसमें अंडर रूट टू है तो ठीक है, ये आपकी निकल जाएगी ए बाई टू रूट टू कैसे आएगी, हाँ ये स्क्वायर बाय फोर हो गया ना, ए बाय वो था टू, तो ए स्क्वायर बाय फोर, तो ए स्क्वायर बाय फोर से ये ए बाय टू रूट टू बनेगा। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट और करना है अपने। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, कोई मुश्किल नहीं है ज्यादा, बहुत आसान है, सेम है, मैं हिंट दे देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 मिनट में हिंट दिया जाएगा, ये आज खत्म हो गया चैप्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब आप, दो फोर्सेस हैं, सेंट्रल एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन पता है पी की, लोकस निकालना है क्यू का, क्यू का लोकस एक कॉनिकॉइड होना चाहिए। देखिए दो फोर्सेस हैं, मान लो ये दो फोर्सेस, पहला आर्टिकल चलेगा इसमें, सिर्फ P गिवन है, P गिवन होने का मतलब है कि ये एंगल अल्फा जो होता था ना ये गिवन है, फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट, बीटा बदल सकता है, एंगल अल्फा कांस्टेंट हो गया फिक्स्ड क्योंकि P गिवन है। तो आप जब इसमें पहला आर्टिकल करते थे अपनी बुक का सबसे फर्स्ट आर्टिकल, उसकी इक्वेशंस बनाओगे सेम, ये बनेंगी, आपकी इक्वेशन बनेगी R1 की जगह P और R2 की जगह Q, क्योंकि बुक में यही थी ना स्टेटमेंट, क्या थी स्टेटमेंट है, बुक खोलनी पड़ेगी, देखो स्टेटमेंट है इसकी, पी एंड क्यू है, तो दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, लीजिए ये पी हो गया और ये हो गया क्यू। अब आपके पास जो रिजल्ट है R1 की जगह पी, R2 की जगह लिखो पी कॉस अल्फा क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू आर, पी कॉस अल्फा प्लस क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू आर, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन इसी तरह से आपकी क्या बनेगी, पी साइन अल्फा माइनस क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन है ये, ठीक। उसके बाद नंबर 3 और मोमेंट्स वाली लिखो, ए पी साइन अल्फा
प्लस बीपी साइन बीटा। अब हम यहाँ पर इसको तो ए मान रहे हैं, ये एक्स, ये तो पता नहीं है और ये पता है ए फिक्स्ड है। अल्फा और ए गिवन है क्योंकि पी गिवन है, ये गिवन होने की वजह से फिक्स्ड हो गया। तो अब ए पी क्या होता था, दूसरी इक्वेशन बनती थी हमारी ए पी साइन अल्फा प्लस बी क्यू साइन बीटा इज इक्वल टू के। ए पी साइन अल्फा प्लस एक्स पी क्यू साइन बीटा इज इक्वल टू के। और उससे अगली थी माइनस ए पी कॉस एल्फा प्लस बी क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। माइनस ए पी कॉस एल्फा प्लस एक्स क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। अब आप सिर्फ इस इक्वेशन को देखोगे और इसको, बस नंबर 2 और नंबर 4 को देखना है आपने। बताओ नंबर 2 क्या कहती है और नंबर 4 क्या कहती है। नंबर 2 कहती है कि P साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू कॉस बीटा। इसका मतलब है P बटा क्यू क्या है, कॉस बीटा बटा साइन अल्फा। लेकिन नंबर 4 क्या कह रही है, नंबर 4 कहती है कि P बटा क्यू जो है वो है एक्स कॉस बीटा बटा ए कॉस अल्फा। तो कॉस बीटा बटा साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या आएगी। आपने ये आपकी एक इक्वेशन कह रही है और वो p बटा क्यू की वैल्यू वो है, तो दोनों यहाँ रख दो। कॉस बीटा बटा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स बटा ए कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही टेंजेंट में ले आओ ये सारी चीज। मतलब आप कहते हो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, यहाँ टेंजेंट अल्फा हो गया, एक्स बटा ए है, और उधर हो गया कॉस बीटा, कट ही गया आपके पास। साइन बीटा कहाँ से आएगा, कहीं मिस्टेक है हमारी, यहाँ साइन बीटा था, यहाँ गलत लिखा मैंने, यहाँ साइन बीटा है, तो ये मिस्टेक है, ये साइन बीटा है। ठीक है, तो ये हो गया साइन बीटा, ये टेंजेंट बीटा इक्वल टू दिस। इसका मतलब हुआ आपके पास क्या आ गया, ए टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट बीटा की वैल्यू है y बटा जेड। तो बस ये आपका लोकस आ गया जो उसने मांगा था, उसने कहा था कि लोकस एक कॉनिकॉइड है, तो ये इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड है, हेंस लोकस इज अ कॉनिकॉइड। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया रेंजेस, और स्टॉप प्रेजेंटिंग।